अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। वेलकम टू अनम फातिमा नॉवेल्स। मैं हूँ आपकी राइटर फातिमा और मैं हाजिर हूँ अपने नॉवल जाने आलम के 5वें एपिसोड के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और आप जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है आपका तहे दिल से शुक्रिया। आइए अब हम चलते हैं एपिसोड की तरफ। जाने आलम कलम अनम फातिमा पांचवी किस्त। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है आपकी? वो दोनों लैपटॉप खोले बैठे थे। उन दोनों ने स्क्रीन में नजर आती एक अंधेड़ उम्र खातून को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम पुत्र, मेरी तबीयत अच्छी है। तुम दोनों का क्या हाल है? ठीक हो ना? जी अम्मी जी, अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र है रब का, जीते रहो, अल्लाह लंबी जिंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम भाई। उन खातून के साथ दो लड़कियां भी थीं। उन्होंने भी बारी बारी उन दोनों को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। ईमान बेटा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ भाई। और खदीजा बेटा, आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं हमेशा की तरह परफेक्ट और सबसे अच्छी। उनको देखते उन दोनों की आंखों में रोशनी भर गई थी। उन्होंने मोहब्बत और लाड से पूछा। खदीजा के जवाब पे वो मुस्कुराया और इसके साथ बैठे फरहाद ने आंखें घुमाई। सैन, अब्बा जी, नूर आपी और बच्चे, वो सब कैसे हैं? करम है अल्लाह का, हम सब भले चंगे हैं। सुकून से अपने वतन में बैठे हैं। हमें तो तुम्हारी फिक्र है। तुम परदेश में धक्के खा रहे हो। चेहरे भी कमलाए कमलाए लग रहे हैं तुम दोनों के। अरे अम्मी जी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। अब हमारी बिल्कुल फिक्र ना करें। हम बिल्कुल फिट फाट आराम से हैं यहाँ। कोई धक्के वक्के नहीं खा रहे। फरहाद ने कहा। जी बिल्कुल अम्मी जी, हादी ठीक कह रहा। आप हमारी तरफ से परेशान ना हो, बस अपना ख्याल रखें। उसने फरहाद की तायीद करते कहा। जैन तो ऑफिस में होगा। अब्बा जी नजर नहीं आ रहे थे। वो कहाँ है? उसने पूछा। हाँ, जैन दफ्तर में ही है और तुम्हारे अब्बा जी मस्जिद गए हैं नमाज पढ़ने। हाय अल्लाह भाई, लंदन तो बहुत खूबसूरत है। जब से मैंने वीडियोज और तस्वीरें देखी हैं, मेरा इतना दिल चाह रहा, काश मैं भी आपके साथ होती, हम सारा शहर घूमते, कितना मजा आता ना। भाई क्यों ना हम मेरे कॉलेज की छुट्टियों में लंदन घूमने चलें, आप, मैं और ईमान। अल्लाह कितना अच्छा होगा। खदीजा थोड़ा आगे होते जोश और हसरत लिए लहजे में बोली। कोई जरूरत नहीं है ऐसी जगह जाने की। तौबा तौबा, इस लड़की के तो दीदों का पानी ही मर गया है। कैसे बेशर्मी से भाइयों से ऐसे बेहया नंग धड़ंग लोगों में जाने का कह रही है। खुदा की पनाह, लोगों में एक शर्मो लिहाज ही नहीं बचा। उनकी माँ ने उसे कमर पे एक धिप लगाते डांटा। फिर दुपट्टे का पल्लू मुंह और नाक पे रखे वो अफसोस करने लगी। क्या है अम्मी, भाई लोग भी तो गए हैं। खदीजा ने मुंह बिसोरते कहा। वो काम से गए हैं, तुम्हारी तरह सैर सपाटे करने नहीं गए। और पुत्र, तुम अब कोई फिल्म विलम नहीं भेजना इसको। उन्होंने खदीजा को डांटते उन्हें भी तंबीह की। वो दोनों अपनी सादा सी माँ की बात पे बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनकी माँ के इतना मुतनफ़िर होने के पीछे वजह ये थी कि उन्होंने खदीजा की फरमाइश पे उसे लंदन का एक मशहूर मकाम दिखाने के लिए उनको वीडियो कॉल की थी। बस उसमें उनकी माँ ने कहीं पीछे कुछ कपल्स का खुला डुला पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन देख लिया था। तब से वो उस पूरे मुल्क से बदजिन सी हो गई थी। चलें भाई, आप अम्मी को छोड़ें। ये तो कभी मुझे मेरी कोई ख्वाहिश पूरी करने नहीं देंगी। अब बताएं, आपने मेरी चीज़ें ले ली? हाँ, ले ली हैं। आप कुछ भूले तो नहीं ना? मेरे कोट, मेरे जूते, स्कार्फ, ब्रूचेस, चॉकलेट्स और मैकरोन्स और बाकी सारी चीज़ें सब ले लिए हैं। आलम ने जवाब देते उसे तसल्ली करवाई। और मेरी दोस्तों की चीज़ें? उनकी भी सारी चीज़ें ले ली हैं।
और नूरापी के बच्चों, उनके ससुराल वालों के लिए, तुम्हारी होने वाली सास, सबके लिए। ईमान बेटा, आप बताएं आपके लिए क्या लाएं, आपको क्या चाहिए? इस लड़की ने तो पूरा लंदन ही मंगवा लिया है। अब की बार फरहाद ने उसके बाप का जवाब देते ईमान से पूछा, जो खामोश सी बैठी उनकी बातें सुनती मुस्कुराते उन्हें देख रही थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, बस आप खैरियत से आ जाएं, मेरे लिए यही सब कुछ होगा। हाय मेरी प्यारी बहन, ये क्या कह दिया? मेरी बहन कितना प्यार करती है हमसे। पर हाथ दिल पे हाथ रखे बोला। उसका बस नहीं चल रहा था स्क्रीन के अंदर से जाए और अपनी बहन को गले लगा ले। साथ बैठा वो, जो बहुत मोहब्बत और शफकत से अपनी बहनों को देख रहा था, उसकी आंखें भी उनकी बात पे भीग गई थी। माँ सदके, मेरी धी कितना प्यार और ख्याल है भाइयों का। पास बैठी उनकी माँ ने ईमान का सर चूमा, उसे साथ लगाए दुआएं दी। तो क्या मैं प्यार नहीं करती भाई लोगों से? मैं भी उनसे इतना प्यार करती हूँ। मैं हर नमाज में उनके लिए दुआ करती हूँ कि वो जिस काम से गए हैं, वो अच्छे से हो जाए और वो खैरियत से वापस आ जाए। पहले तो उनकी बातों पर खदीजा की आंखों में आंसू आए। फिर उसने तेज तेज पलकें झपकाए। उन सबको उसके ख्याल में इस सदी की सबसे बड़ी खबर दी थी। हाँ, और ये मेरी बहन की दुआओं का ही असर है कि हमारा काम हमारी तवक्कुआत से कई गुना बढ़कर अच्छा हुआ है। सच्ची भाई? सुन लिया आपने हादी भाई? पहले वो खुशी से चहकते बोली, फिर गर्दन अकड़ाते फरहाद से कहा, यानी हमने जो इतनी मेहनत की, जो जूते घिसाए, वो कुछ नहीं? फरहाद ने सदमे से कहा, जी हाँ, मेहनत भी दुआ से रंग लाती है। और पता है दुआ से क्या होता है? सच्चे दिल से की दुआ तकदीर तक बदल देती है। खुदा अपना लिखा बदल देता है। वैसा दिल जब दुखता है ना, तो उससे निकली आह अर्श तक जाती है। तो ध्यान रखें और ये दिल दुखाने से परहेज करें। उसने अपने नाखूनों को देखते उन पे फूंक मारते गुरूर से कहा, हाँ भाई, ये तो 100% सच बात कही है मेरी गुड़िया ने। किसी की दिल से दुआ पाना बहुत बड़ी बात होती है। बोलने को तो मुंह से हर कोई बोल देता है, लेकिन किसी के लिए दिल से दुआ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप दिल को मजबूर नहीं कर सकते। और ऐसी दुआ सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिनके दिल साफ होते हैं, जिनमें सब्र और एहसास होता है, बुग़्ज़, हसद और कीना नहीं होता। मेरी प्यारी बहन का दिल भी ऐसा ही है। इसीलिए आप इतना खूबसूरत दिल दुखाने से परहेज ही करें। आलम ने खदीजा की हाँ में हाँ मिलाते उन सबको भी तनबीह की। हम भाई, आप करती हैं दुआएं, हम आएंगे तो आपकी चीजें भी आएंगी ना। साथ बैठा फरहाद मुंह ही मुंह में बड़बड़ाए, देखें आलम भाई, ये हादी भाई क्या कह रहे हैं? ये मेरे खुलूस पे शक कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर मुझे बस मेरी चीजें ही चाहिए होती तो वो तो मैं टीसीएस से मंगवा लेती। मैं आपके आने का इंतजार थोड़ी करती। लेकिन ये हादी भाई, बस मैं अब इनसे नाराज हूँ। सुन लिया आपने फरहाद भाई, मैं आपसे नाराज हूँ। वो मुंह फुलाए, होंठ सुखेड़े खोखी से बोली, ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप वाकई कहती मेरी चीजें कोरियर के जरिए भिजवा दो, खुदा हो या ना हो क्या फर्क। यानी मैंने एक साफ दिल दुखा दिया है। अब मुझे आह लगेगी, मैं खुदा की तरफ से सजा पाने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ना करे आपको कभी सजा मिले भाई। मैं कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचूंगी। वो फौरन बोली। वो मासूम सी लड़की फरहाद की बात पे दहल गई। उसका एक हाथ चेहरे के अतराफ में आए दुपट्टे के पल्लू पे और दूसरा सीने पे गया था। यकीन करें, अगर मेरे दिल से कुछ निकला भी, क्योंकि दिल पे किसका बस चलता है, वो कुछ बातों पे दुख जाता है, लेकिन मैं उसे अपनी दुआ से वापस मोड़ लूंगी। उसने पूरे यकीन से कहा। वो अपनी नाराजगी भी भूल चुकी थी। उसकी माँ ने उसे साथ लगाकर सर पे प्यार दिया और फिर उसी उनसियत और मोहब्बत भरी फिजा में सारी कॉल चली थी। माही, मेरी जान, क्या हुआ? कैसी तबीयत है? रामीन बेगम उसके कमरे में दाखिल हुई और सीधा बेड की तरफ आते उसे गले लगाते प्यार करते फिक्रमंदी से पूछा,
وہ ابھی ابھی اٹھی تھی، آج وہ یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی، ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح کہیں جا کر اس کی آنکھ لگی، اب دوپہر ہو رہی تھی جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے کچن کے انٹرکام سے کچن میں کام کرتے لوگوں کو اس کے لیے جوس لانے کا کہا، تبھی اس کی ماما کمرے میں آئی۔ وہ رامین بیگم کے گلے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ماہی جان، کیا بات ہے، تم رو رہی ہو؟ بتاؤ بیٹا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ رامین صاحبہ نے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے دیکھ کر فکر مندی سے کہا، کچھ نہیں ہوا ماما، میں ٹھیک ہوں۔ آپ بتائیں، آپ کب آئیں؟ اس نے بات ٹالتے ان سے پوچھا۔ میں تو رات میں ہی آ گئی تھی، میرے نے بتایا تم سو گئی ہو اس لیے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ اب تم اٹھ گئی ہو تو آؤ، اکٹھے لنچ کرتے ہیں۔ رامین صاحبہ پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتے بولیں۔ اس کا فون بجنے لگا تھا، اس نے اسکرین پہ نام دیکھا، تبریز کی کال تھی۔ اس کی کل سے کافی بار کالز آ چکی تھی، اس نے کال نہیں اٹھائی، وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا اگر اس نے اس وقت اس سے بات کی تو وہ اسے کچھ الٹا سیدھا بول دے گی۔ بیٹا، تم تبریز کی کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ صبح اس کی میرے پاس کال آئی تھی، وہ تمہاری خیریت پوچھ رہا تھا، کہہ رہا تھا اس کی کل سے تم سے بات نہیں ہو پا رہی۔ یہ تو بری بات ہے بیٹا، وہ کوئی فارغ بندہ نہیں ہے، اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، وہ پھر بھی تمہیں کالز کر رہا ہے اور تم ہو کہ اس کا فون تک نہیں اٹھا رہی۔ آخر اس بدتمیزی کی وجہ کیا ہے؟ اگر میرا دل نہیں چاہ رہا ان سے بات کرنے تو کوئی زبردستی ہے، جب میرا دل چاہے گا میں انہیں کال کر لوں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اسٹاپ بین انریزنبل، اسے کال بیک کرو، طریقے سے بات کرو، اپولوجائز کرو اور اپنے فون نہ اٹھانے کی جسٹیفیکیشن دو کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ موم، میں انریزنبل نہیں ہوں، آپ نہیں جانتی انہوں نے مجھے کتنا ہرٹ کیا ہے، وہ ایک ڈس لوئل اینڈ کرپٹ انسان ہے۔ یہ تم کس انداز میں بات کر رہی ہو اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں؟ تم سارے ایٹیکیٹس ہی بھول گئی ہو؟ کیا ہو گیا ہے آج تمہیں؟ کیونکہ مجھ پہ ان کی اصلیت ہی اب کھلی ہے۔ آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ He cheated on me with some random woman۔ اس نے دل گرفتی سے بتایا۔ اس نے رات جس اذیت میں گزاری تھی وہ اپنی ماں کے سامنے ہی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی تھی۔ ماہی بیٹا ریلیکس، مجھے یقین ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تبریز، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ماما، مجھے یقین ہے وہ سچ کہہ رہا تھا۔ تبریز ایک لو فلتھی فلینڈر ہے۔ کون؟ یہ تم کس کی بات کر رہی؟ کون ہے جو تمہیں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا ہے؟ اس کی ماں نے چونکتے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہی۔ دیکھو ماہی، یہ جو کوئی بھی ہے غلط بیانی کر رہا ہے، تم ایسے کسی کی جھوٹی باتوں میں آ کر۔ موم، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے اس پہ پورا یقین ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے تو وہ تبریز ہے۔ ماہی، تم خواہ مخواہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہو، یہ نارمل سی بات ہے، مردوں کی شادی سے پہلے افیئرز ہوتے ہیں۔ تم نے اپنے بھائیوں کو بھی تو دیکھا ہے، ان کے بھی افیئرز رہے ہیں، تمہارے اپنے بھائی کی بھی گرل فرینڈز ہیں، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں کو ان سے نہ ملا، میرے بھائی تبریز کی طرح چیٹر نہیں ہیں، اس نے جو کیا ہے وہ اڈلٹری اینڈ انفیڈیلٹی ہے۔ وہ ان ریڈ لائٹ کی عورتوں، کال گرلز اور نہ جانے کس کس کو اپنے بستر میں گھسائے اور میں اسے نارمل سمجھوں۔ سوری ماں، آپ کی نظر میں یہ نارمل ہوگا لیکن میں اسے نارمل نہیں سمجھ سکتی۔ اس کی آواز میں طنز و کڑواہٹ تھی۔ اس نے میرا اعتبار توڑا ہے اور اس کے لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ چاہتی ہیں نا میں اس سے بات کروں؟ ٹھیک ہے، میں اسے کال کرتی ہوں اور ابھی اس چیٹر سے پوچھتی ہوں اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ غصے میں سارے آداب بھول گئی، آپ سے تم پہ آ گئی تھی۔ ماہی، کام ڈاؤن میری جان، لسن ٹو می۔ دیکھو، ایسے معاملات میں جلد بازی سے کام نہیں لیتے۔ کیا تم نے خود اسے کسی کے ساتھ دیکھا ہے؟ وہ فون ہاتھ میں لیے تبریز کو کال میں لانے لگی تھی، اس کی ماں نے اس کے ہاتھ سے فون چھینا، اس کے سامنے بیٹھے پوچھا۔ اس نے پہلے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ لیکن ماما، مجھے یقین ہے یہی سچ ہے۔
ठीक है, मैं मान लेती हूँ तुमने जो समझ लिया है सच है, लेकिन सोचो, अगर ये सच नहीं हुआ फिर तुम्हारी क्या पोजीशन हो जाएगी तबरेज़ की नज़र में? सोचो, तुम्हारे इस रवैये से वो कितना हर्ट होगा कि तुमने किसी की बातों में आकर उसे एक्यूज़ किया। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है एक दफ़ा अपनी तसल्ली कर ली जाए। तुम अभी उसे इस हवाले से कुछ नहीं कहोगी। हम, तुम्हारे पापा, भाई, हम इस मामले की तहकीक करते हैं। मैं खुद उससे बात करूंगी। हम उससे पूछेंगे, सारा मामला क्लियर करेंगे। तुम फिक्र ना करो। लेकिन जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाता, तुम उसके साथ नॉर्मल बिहेव करोगी और अपना रिलेशन रुइन नहीं करोगी। बेटा, वो तुमसे मोहब्बत करता है। आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा। उसकी माँ ने उसे समझाते उसके गिर्द बाजू फैलाए, उसे अपने साथ लगाया। वो जो सोच सोच कर निढाल हो चुकी थी, उनकी आगोश में ढह गई। उसे किसी सूरत एतबार नहीं आ रहा था, मगर फिर भी उसने इस तिनके सी उम्मीद को थाम लिया। माही, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? मैं अब ठीक हूँ। हाउ आर यू? तुम्हारा टेक्स्ट देखा, सोचा तुमको कॉल कर लूं। उसने लहजा नॉर्मल बनाते कहा। उसके दिमाग की जो हालत थी वो उसने इफ़त पे ज़ाहिर नहीं होने दी, और उसके दिमाग की हालत इस वक्त बहुत बुरी थी। जब भी आलम की कही बातें याद आती उसका दिमाग माउफ होने लगता। वो वापस से उसी फेज में चली जाती। उसे शौक होता, फिर बेयकीनी कि तबरेज़ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर दुख, वो शख्स जिस पे उसने अपने सारे जज्बे लुटाए, उसने उसके जज्बों को बेमोल करते एक बार भी नहीं सोचा। फिर अपनी बेइज्जती और तजलील का एहसास। आलम और वो उसका भाई, वो तो तबरेज़ के बारे में सब जानते हैं। उनकी नज़र में उसकी क्या इज्जत रह गई। वो औरतें जिनका जिक्र करते वो किरायत खा रहा था, जिन्हें वो अपने ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और वो अपने मंगेतर की जिंदगी में इन औरतों के बाद आती है। वो उसका मजाक उड़ाते होंगे, वो यही सोचते होंगे वो कितनी बेवकूफ़ औरत है। उनके अलावा और भी न जाने कितने लोग होंगे जो उस पे हंसते होंगे। और वो जब से आई थी उसके दिमाग में यही सोचे थी। इफ़त, मुझे तबरेज़ की डेटिंग लाइफ, उनकी एक्सेस के बारे में तो बताओ। उनकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थीं? कौन थीं? कैसी थीं? कुछ देर इफ़त से हाल अहवाल पूछने का तबादला हो जाने के बाद उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुम आज अचानक? बस वैसे ही। मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। उन्हें कैसी औरतें पसंद हैं? मैं तो उनकी पुरानी जिंदगी के हवाले से कुछ नहीं जानती। इफ़त ने हैरानी से कहा तो वो उसकी बात काटते यूं बोली कि इफ़त को शक ना हो। वैसे भाई की पसंद की औरत के बारे में मैं कहूँगी वो तो एक ही है, और वो है माही। माई ब्रदर इज हेड ओवर हिल फॉर यू। इफ़त ने खिलखिलाहट भरी आवाज में कहा। और जितना मुझे याद है भाई की 4-5 ही गर्लफ्रेंड्स थीं। उनकी क्लास फेलो, एक दो उनकी कोलीग्स, एक कोई मॉडल थी। इफ़त कुछ देर उसके रिस्पॉन्स देने का इंतजार करती रही। जब वो कुछ ना बोली तो वो फिर उस संजीदगी से उसे बताया। उनकी प्रीवियस गर्लफ्रेंड्स वो कौन थी? यहाँ पाकिस्तान में थी? उसने पूछा। नहीं नहीं, पाकिस्तान में तो कोई नहीं थी। उनकी लास्ट वाली गर्लफ्रेंड यहाँ आने से पहले वहीं इंग्लैंड में एक थी। भाई के दोस्त की कोई जाने वाली थी, फिर उनका ब्रेकअप हो गया। ये तुमसे मंगनी से पहले 1.5-2 साल पहले की बात है। ओह, बहुत देर बाद उसके मुंह से यही जुमले निकले। थैंक यू इफ़त। सॉरी मैंने तुम्हें इस वक्त तंग किया, उसने शर्मिंदगी से मोए लहजे में कहा। अरे नहीं, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुमने मुझे कोई तंग नहीं किया। ऐसा कभी नहीं कहना, तुम मेरी बहन हो। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। थैंक यू इफ़त, आई एम रियली ग्रेटफुल। एंड इफ़त, क्या तुम मुझे अपने मंगेतर का नंबर दे दोगी? मुझे उनसे पूछना है कि उन्होंने तबरेज़ को देने के लिए घड़ी का कौन सा मॉडल लिया है। तुमने बताया था ना तुम्हारे मंगेतर उनको वॉच दे रहे हैं। मैं भी उन्हें वॉच देने का सोच रही थी, कहीं मॉडल सेम ना हो जाए। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन माही तुम रहने दो। पहले ही तुम इतनी मेहनत कर रही हो,
सारी तैयारी में। मुझे यकीन है आज तुम्हारी तबीयत खराब होने के पीछे यही स्ट्रेन है जो तुम इस इवेंट को लेकर ले रही हो। अब तुम ये वॉच का क्यों कर रही हो? रहने दो सिली, इसकी क्या जरूरत है? इफ़त ने अपनाइयत से उसे समझाया। बस मेरा दिल चाह रहा है। लेकिन अगर तुम अपने मंगेतर का नंबर नहीं देना चाहती तो इट्स ओके। मैं माही, ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसा नहीं है। मैं अभी तुम्हें आलम का नंबर सेंड करती हूँ। प्लीज, तुम मुझे गलत मत समझना। मैं उनसे मॉडल वगैरह का मालूम करके उनका नंबर डिलीट कर दूंगी। माही, तुम्हें आज क्या हो गया है? वाई यू टॉकिंग लाइक दैट? यू थिंक आई एम दैट नैरो माइंडेड? वी आर फैमिली। तुम आलम की भाभी हो, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? नहीं, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती। लेकिन ये एक ऑब्वियस बात है। माही, मैं तुम्हें भी जानती हूँ और आलम को भी। यू आर वन पायस एंड मॉलेस्ट गर्ल आई नो। और आलम, वो बहुत लॉयल एंड फेथफुल है। मैं उसके बारे में क्या कहूँ? उसका दिमाग और दिल बहुत प्योर है। वो फरिश्ता है। इंसान बह जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन फरिश्ते नहीं। मैंने उसके जैसा मजबूत किरदार शख्स आज तक नहीं देखा। उसका किरदार चट्टानों सा मजबूत है। सो डोंट वरी, मुझे मेरे आलम पे पूरा एतबार है। इफ़त ने मोहब्बत और अकीदत से गुंधे लहजे में कहा। वो उसकी बातें सुनती साकिन हो चुकी थी। अच्छा, फिर कल बात होती है। तुम भी आराम करो। गुड नाइट। उसने बमुश्किल लबों को हरकत दी थी। ओके, गुड नाइट माही। इफ़त ने उसे शब बखैर कहा तो उसने फोन बंद कर दिया। फोन बंद होने के चंद सेकंड बाद इफ़त ने उसे आलम का नंबर सेंड कर दिया। वो चंद घड़ियां इस नंबर को देखती रही, फिर उसने कॉल मिलाई। यस। फोन से आती भारी रौबदार आवाज को सुनकर उसे एकदम से समझ न आया वो क्या कहे। मैं माहरूफ। आप आपको मेरा नंबर? उसकी हैरान आवाज उभरी। कि फंस लिया है? उसने सपाट अंदाज में कहा। आप खैरियत? इफ़त ठीक है? वो उसके फोन पर बहुत हैरान था, बल्कि उसकी आवाज में वाज़ेह शौक था। उसने थोड़े वक्फे के बाद इफ़त के बारे में पूछा। वो यही समझा था शायद इफ़त के साथ कोई मसला हुआ है, जब भी उसकी होने वाली भाभी उसे कॉल कर रही थी। इफ़त ठीक है। मैंने आपको इसलिए कॉल की, मुझे आपसे कुछ पूछना है। जी, कहें। उसकी फिर हैरत में डूबी आवाज आई। मुझे तबरेज के अफेयर्स के बारे में जानना है। मुझे सब साफ साफ बताएं। उसका अंदाज तुर्शी लिए था। देखें, मैं आपको बता चुका हूँ, वो मेरी गलत फहमी थी। झूठ मत बोले। आपको लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे समझ नहीं आएगा। 2 साल होने वाले हैं मेरी तबरेज से मंगनी को, और आपको 2 दिन नहीं हुए उनसे मिले। तो ये पुरानी बातें, गलत फहमी का अपना ये बहाना मुझे ना बता। उसने गुस्से से कहा। माहरू जी, आपको जो पूछना है आप अपने मंगेतर से पूछें। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। मैं बहुत बहुत माजरत करता हूँ आपसे। मेरी किस्मत खराब थी जो मैं आपके सामने बोल बैठा। मुझे माफ कर दें। वो अजहद उकताए हुए लहजे में बोला। वो उसके यूं ममखट अंदाज पर हैरत ज़दा थी। किस्मत आपकी नहीं, मेरी खराब थी जो मैंने आपकी शक्ल देख ली, आपकी मनहूस आवाज सुन ली। अच्छा होता मैं कभी आपसे मिलती ही नहीं। वो गुस्से से फट पड़ी। और कुछ कहना है आपने? वो सुकून से बोला। बाहर में जाएं आप। वो गुस्से से चिल्लते चिल्लाई। कुछ सेकंड दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर उस बदतमीज शख्स ने उसकी कॉल काट दी। वो जो इतनी देर से अपने आंसुओं पे बंद बांधे थी, फोन वहीं बेड पे फेंक कर हाथों में मुंह छुपाए रोने लगी। कैसी लगी आपको ये वाली एपिसोड? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।